नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। राज्यसभा चुनाव के लिए आज एनडीए के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया। जेडीयू की ओर से हरिवंश और रामनाथ ठाकुर ने नामांकन किया, वहीं बीजेपी की ओर से विवेक ठाकुर ने अपना पर्चा भरा। तीनों उम्मीदवारों ने आज विधानसभा में अपना नामांकन किया। नामांकन के दौरान सीएम नीतीश कुमार सहित बिहार एनडीए के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। आंकड़ों के हिसाब से तीनों उम्मीदवारों की जीत तय मानी जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख रहे हैं एनडीए के राज्यसभा उम्मीदवार। तीन तस्वीरें जरा आप देखिए, जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं और साथ ही बीजेपी के उम्मीदवार भी नामांकन के लिए पहुंचे हैं और उस दरमियान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो हरिवंश, रामनाथ, विवेक ठाकुर ने आज राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है और इस दरमियान एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा बीजेपी के भी राज्य के अहम नेता यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तो राज्यसभा के ये एनडीए के उम्मीदवार हैं जिन्होंने आज नामांकन कर दिया है। और बता दें कि इन तीन कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो जेडीयू उम्मीदवार हैं हरिवंश, जेडीयू के उम्मीदवार हैं रामनाथ ठाकुर, वहीं बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने भी नामांकन कर दिया है। और अगर आंकड़ों के गणित को समझें तो माना जा रहा है कि एनडीए के ये तीनों उम्मीदवार जीत जाएंगे। दोबारा मुझे रामनाथ जी को प्रत्याशी बनने का अवसर मिला, इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को है। और दरअसल राजनीति में जिस स्वस्थ और लोकतांत्रिक और विकेंद्रित रूप में जनता दल यूनाइटेड चलता है, वो अपने आप में देश के राजनीतिक दलों के लिए एक उदाहरण है कि आज भी कोई पार्टी इस रूप में चल सकती है कि सामान्य लोगों को वो टिकट दे, अवसर दे, जीवन में कुछ करने के लिए मौका दल के वरिष्ठ नेताओं को है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी, जनता दल यू के सभी वरिष्ठ नेताओं का और जनता दल यू और गठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को माननीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी ने और पार्टी के लोगों ने मुझ पर विश्वास किया और दोबारा राज्यसभा में भेजने का काम किया। मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और 12 करोड़ बिहार की शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं पार्टी के अध्यक्ष को। तो बिल्कुल आपने देखा कि राज्यसभा के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत के दरमियान क्या कुछ कहा। इन सब के बीच जो तीनों उम्मीदवार हैं उनका प्रोफाइल भी आपको हम बता देते हैं। 63 साल के हरिवंश पेशे से पत्रकार हैं, बलिया के सिताब दियारा के रहने वाले हैं। बीएचयू से इन्होंने स्नातक किया है। बीएचयू से पत्रकारिता की डिग्री इन्होंने हासिल की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर ने इन्हें अतिरिक्त सूचना सलाहकार बनाया था। 2014 में जेडीयू से राज्यसभा सांसद बने। फिलहाल राज्यसभा के उपसभापति हैं। यूपी के बलिया जिले के रहने वाले हैं। बीएचयू में इन्होंने, जी हां, बीएचयू से स्नातक किया है। तो चलिए 70 साल के रामनाथ ठाकुर की बात कर लेते हैं, जो अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। अभी भी जेडीयू से राज्यसभा के सांसद हैं। नीतीश सरकार में सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं। विवेक ठाकुर मौजूदा सांसद डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटे हैं। विवेक ठाकुर ने सेंट माइकल हाई स्कूल से की। दिल्ली के करोड़ीमल से स्नातक के बाद विदेश व्यापार में एमबीए और लॉ की डिग्री ली। करीब 2.5 दशक से बीजेपी से जुड़े विवेक ने राजनीतिक गतिविधियों की शुरुआत पटना महानगर से की। इसके बाद वे बिहार बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष और कार्य समिति के सदस्य बने।
राष्ट्रीय टीम के सदस्य के तौर पर गुजरात, बंगाल में पार्टी के लिए काम किया। 2014 में वे कुछ समय के लिए विधान परिषद के सदस्य बने। 2015 में बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़े पर हार गए। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के आधार पर 3 सीटों पर एनडीए की जीत तय है। तो राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने खुशी जताई। मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश नेतृत्व का कि एक सब लोग मिलकर एक निर्णय पर आए और अब हम लोग का समय है काम करने का। प्राथमिकता चुनाव। राज्यसभा का टिकट कायस्थ और कुशवाहा समाज के प्रतिनिधि को न मिलने के विरोध पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सभी से बात करके ही टिकट फाइनल किया गया। देखिए, समाज के सभी लोगों को एक साथ मिल करके सब जगह से करके तय होता है और बगल में ही हमारे झारखंड से उसी समाज को टिकट मिला है। सब सर्व समाज में ही सब कुछ चलता है। तो बिहार की खाली 5 राज्यसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें 5 ऐसे चेहरे खास हैं जो इस बार राज्यसभा जाने की उम्मीद में थे। इनमें पहला नाम शरद यादव का, जो लालू प्रसाद से रिम्स जाकर मुलाकात भी कर चुके थे। वहीं 2019 में बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस में जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा को भी झटका लगा। रघुवंश प्रसाद, शिवानंद तिवारी और आरके सिन्हा भी इन्हीं नामों में शामिल हैं। तो 5 नाम आपको दिखा रहे हैं जो उम्मीदवारों की घोषणा के बाद आहत हैं, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद इनको राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के तौर पर प्रेजेंट किया जाए। राज्यसभा चुनाव में शरद यादव को टिकट नहीं मिला, जिसके बाद शरद यादव ने अपने तेवर दिखाए। शरद ने कहा कि बिहार जाने के बाद वे अपने साथियों से चर्चा करेंगे और सहयोगियों से चर्चा करने के बाद आगे फैसला करेंगे। साथ ही शरद ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव और विकल्पों पर बात की जाएगी। हम तो 6 साल के लिए राज्यसभा में थे ही। हमारा केस भी चल रहा है। तो हमारा मुद्दा तो जो है 11 करोड़ लोगों को जो उनका मैंडेट है उसे लोगों ने कुचला है। अब आगे जो है वो जो महागठबंधन है उसकी सेहत और उसकी सारी चीज के बारे में जो आप अभी चाहते हो, मैं जाऊंगा बिहार, बातचीत करने के बाद मैं सारी बातों को रखूं। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी के दोनों प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं, लेकिन सियासी गलियारे में जो चर्चा है उसके मुताबिक महागठबंधन में अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। हालांकि महागठबंधन दलों के नेता फिलहाल कुछ भी खुलकर नहीं कह रहे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की माने तो आरजेडी के इस फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं आरजेडी नेता भी महागठबंधन में सब ठीक ठाक होने का दावा कर रहे हैं। नहीं, महागठबंधन में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। हमारे बाजी जी भी पहले बहुत स्पष्ट कहे थे और तेजस्वी जी भी स्पष्ट कहे। आज राज्यसभा में जो स्थिति थी वो इनके 4 सीट हो रहे थे, मान्यता नहीं मिलने का कारण इनका बाध्यता थी। इसलिए तेजस्वी यादव ने आला कमान से कांग्रेस से भी बात कर और 5 सीट पूरा करने के लिए अपने उम्मीदवार को उन्होंने दिया है। महागठबंधन सब एक है और ये राष्ट्रीय जनता दल का मामला था, न कि महागठबंधन में आदरणीय जीतन मांझी जी का था, चाहे साहनी जी का था, कुशवाहा जी का था। उन लोगों से इस पर क्या चीज का बात करते बताइए। राज्यसभा की एक सीट पर कांग्रेस को मौका नहीं देने और कई बड़े चेहरे को राज्यसभा नहीं भेजने पर आरजेडी संभल कर बयान दे रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का कहना है कि कोई नाराज नहीं है और सबकी सहमति से तय हुआ है। कि जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके ग्रैंड अलायंस के सहयोगी, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या शरद यादव जो कि वो भी साथ हैं, उनकी लोगों की तमाम लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं इस बार जो टिकट वितरण हुआ है उसको लेकर के। देखिए, मेरा मानना है कि कभी भी कोई भी निर्णय सबको संतुष्ट करे ऐसा नहीं होता है, लेकिन संदर्भ में कोई भी निर्णय होता है और कुछ हमारी योजनाएं होती हैं उस संदर्भ में होता है। तो मैं समझ रहा हूं कि उसी संदर्भ में इसको देखना चाहिए। आखिर में एक सवाल, मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव, कांग्रेस पार्टी, इन सब लोगों को आप लोग समझा पाएंगे, समझा लेंगे, साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे? देखिए, साथ बैठेंगे, सब समझते हैं, सब कुछ हो जाएगा। ये अननेसेसरी स्पेकुलेशन मीडिया में हो रहा है। सब कुछ सहमति से, सबकी सहमति से सुचारू ढंग से सुनिश्चित कर लिया जाए।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। आरजेडी की राह सहयोगी रहे कराह, ये कहने के पीछे कारण ये है कि महागठबंधन में आरजेडी का अपना दांव है। पहले कांग्रेस को राज्यसभा की एक सीट देने से इनकार और अब आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा आरजेडी पर दबाव बढ़ाने के लिए नई तैयारी कर रहे हैं। क्या है खास, आइए जानते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की मांग ठुकराकर और दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारकर आरजेडी ने कांग्रेस को झटका तो दे ही दिया है। अब बारी आरएलएसपी नेता उपेंद्र कुशवाहा की प्रेशर पॉलिटिक्स को मात देने की है। इसके लिए आरजेडी मराठी नेता छगन भुजबल तक को साथ लाने की तैयारी में जुटी है। पार्टी 5 सितंबर को गांधी मैदान में महारैली करने जा रही है। उससे पहले पार्टी पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से कुशवाहा संदेश रथ के जरिए लोगों को एकजुट करेगी। जितने समाज में संगठन चलाते हैं सभी स्टेट से आएंगे और समाज के जो भी कद्दावर नेता हैं जो 90% पर विचार करते हैं वो सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस रैली में। अगर ऐसा होता है तो यह स्वागत योग्य कदम है और निश्चित रूप से महागठबंधन को आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। आरजेडी की राज्यसभा चुनाव की रणनीति से मात खाई कांग्रेस जैसी सहयोगी पार्टी भी आरजेडी के कुशवाहा प्रेम को पचा नहीं पा रही है, जबकि बीजेपी आरजेडी के कुशवाहा प्रेम को सीधे सीधे वोट बैंक से जोड़कर देख रही है। अगर छगन भुजबल को कोई लाते हैं तो हमें क्या परेशानी है? छगन भुजबल पहले भी पटना आते रहे हैं। महागठबंधन में जो लड़ाई है, जो इतने नेता हैं, वो सिर्फ उटाउल हो रहा है, कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। हालांकि बिहार की सियासी हलचल पर नजर रखने वालों का कहना है कि इससे आरजेडी को फायदा होगा। यदि छगन भुजबल बिहार आते हैं तो ये कहीं न कहीं कुशवाहा समाज में एक बड़ा संदेश जाएगा कि वो किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। आरजेडी का ये कुशवाहा प्रेम आने वाले दिनों में रंग लाता है, ये कहना फिलहाल मुश्किल है, लेकिन इससे महागठबंधन के अंदर खींचतान बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। महागठबंधन में राज्यसभा चुनाव को लेकर किचकिच जारी है। आरएलएसपी कांग्रेस के समर्थन में खड़ी है। आरएलएसपी ने आरजेडी पर धोखा देने का आरोप लगाया। वहीं आरएलएसपी ने यह भी कहा है कि महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है। कुछ पार्टियां चाहती है कि गठबंधन ना हो। हो गया, किसने किसको धोखा दिया ये तो सबको पता है। कमिटमेंट था, सार्वजनिक रूप से कमिटमेंट था, अब नहीं जिसको मिला है तो स्वाभाविक उसको धोखा तो मिला ही है। अब तो निश्चित रूप से गठबंधन, मैं नहीं कह सकता हूं कि गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल जो है रहे, ये सबकी कामना है, लेकिन ऑल इज वेल कैसे रहे उसके लिए सबको तो बैठना ही पड़ेगा, सबको त्याग करना पड़ेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ पार्टियां जो है तो चाहती है गठबंधन में रहें, कुछ पार्टियां ऐसी है जिसको गठबंधन नाम से मतलब ही नहीं है। तो निश्चित रूप से गठबंधन चलाने की जिम्मेदारी सभी पार्टियों की है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने एक बार फिर राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा पर सवाल खड़े किए। चिराग ने कहा कि बिना इन सुधारों के बिहार विकसित नहीं हो सकता। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार फर्स्ट यात्रा के दौरान जो लोग उनसे कहते हैं वही वो सरकार के पास पहुंचा रहे हैं। इसे सुझाव समझा जाए, विरोध नहीं। चिराग ने कहा कि जो भी बिहार के विकास की बात करेगा उसका वो स्वागत करेंगे, चाहे वो तेजस्वी ही क्यों न हो, लेकिन इसका मतलब ये न समझा जाए कि वो किसी मंच पर तेजस्वी के साथ खड़े हो जाएंगे। आईना नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ, सुधार के सुझाव दे रहा हूँ। ये चीजें हो सकती हैं जब बाकी प्रदेशों में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है, बाकी प्रदेशों में अगर आईटी कंपनीज काम कर सकती हैं, एमएनसीज आ सकती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है। चलिए अब कोरोना वायरस को लेकर अब तक के अपडेट जान लेते हैं। कोरोना वायरस ने ली भारत में पहली जान। कर्नाटक में 76 साल के बुजुर्ग ने दम तोड़ा। भारत में कोरोना के कुल 75 पॉजिटिव मामले। विदेश से आने वाले का वीजा 15 अप्रैल तक सस्पेंड। दिल्ली में कोरोना महामारी घोषित। स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद। दिल्ली में आईपीएल समेत सभी खेल कार्यक्रमों पर रोक।
कोरोना वायरस 120 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। करीब 5000 लोगों की मौत। संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर पहुंची 1 लाख के पार। कोरोना वायरस पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने पूरी तैयारी का दावा किया। उन्होंने कहा है कि बिहार में पूरी तैयारी है। पटना में आंगनबाड़ी केंद्र में कोरोना की जांच होगी। साथ ही जिले के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। बॉर्डर पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां 7 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। सैंपल्स बिहार में आए हैं जांच के लिए, किसी में पॉजिटिव नहीं पाया गया है, जो नेपाल से सटा हुआ सीमा है जहां 7 जिले हैं, उन सभी 7 जिलों पे निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग के 7 अधिकारियों को तैनात किया गया है। आम लोगों से अपील करते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बचाव के आवश्यक बातें बताई जा रही हैं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उन बचाव के उपायों का जरूर ध्यान रखें। और इन सब के बीच अहम खबर छपरा से, जहां छपरा के रहने वाले एक मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई। फिलहाल वो बेंगलुरु में है और वहां उसका इलाज किया जा रहा है। दरअसल रामपुर निवासी ने अपने गांव के डॉक्टर को फोन कर बताया कि उसमें कोरोना की पुष्टि हुई है और वो गांव आ रहा है, जिसके बाद डॉक्टरों ने सदर अस्पताल को खबर किया और पटना तक इस बात से हड़कंप मच गई। पटना में एक टीम स्टेशन पर तैनात कर दी गई, लेकिन बेंगलुरु में ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे स्टेशन से पकड़ लिया और आइसोलेशन वार्ड में एडमिट किया। फिलहाल मरीज के परिजन बेंगलुरु के लिए रवाना हो गए हैं। भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। हालांकि अलग अलग जगहों से अब तक 4 संदिग्ध मरीजों को जांच के लिए लाया गया, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कोरोना को लेकर केंद्र सरकार को गंभीर बताया और पूरे देश के सरकारी अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी करने की बात कही। हमने 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए हैं और उसमें N35, N95 मास्क, PPE और जो वायरस का कल्चर करने की जो मीडिया होता है, जिसमें हम लोग सैंपल कलेक्ट करके कोलकाता भेजते हैं, वो सब की व्यवस्था है। सभी हॉस्पिटल को हम लोगों ने आगाह किया है कि अलग से वार्ड को खाली करने का अलग से एक बना के रखे। इमरजेंसी अगर किसी प्रकार की कोई बात हुई तो हम उसमें सभी मेडिकल कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी जगहों पर आइसोलेशन वार्ड बना करके अपना, मतलब जो वार्ड है उसमें से कुछ पोर्शन आइसोलेशन वार्ड के रूप में बना के रखे। आवश्यक कई बार देखता हूँ कि मास्क और वो सैनिटाइज उसका दाम बढ़ा दिया है, उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है ज़्यादा। आप शुद्ध पानी से हाथ धो। कोरोना वायरस से बचाव को लेकर बिहार सरकार ने सभी आंगनबाड़ी केंद्र को बंद करने का निर्णय लिया। हालांकि सरकार का ये आदेश गया के आंगनबाड़ी केंद्र संचालकों तक अभी नहीं पहुंचा है। ऐसे में शहर में कई आंगनबाड़ी केंद्र अब भी खुले हैं। हालांकि यहां बच्चों की सफाई समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं, जिसका जायजा लिया संवाददाता अरुण चौरसिया ने। कोरोना वायरस को लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने की सूचना आ रही है। इस समय हम लोग गया शहर में के एक आंगनबाड़ी केंद्र पर हैं। यहाँ अभी तक अधिकृत रूप से विभाग की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है। यही वजह है कि यहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है नियमित रूप से, जैसे बच्चे आते थे आज भी आए हैं। और यहाँ के जो शिक्षिका हैं, आंगनबाड़ी केंद्र की जो संचालिका हैं, सहायिका और सेविका, वो बच्चों को पढ़ा रही हैं। और इसके साथ ही जो पर्यवेक्षिका हैं वो भी यहाँ आई हुई हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि अभी तक विभाग की तरफ से किस तरह की जानकारी। अच्छा बताइए, जो सरकार की तरफ से बातें आ रही है कोरोना को लेकर, आप लोग को क्या जानकारी आई है? लेकिन अभी तक कल रात में एक मैसेज वायरल हुआ है निदेशालय की तरफ से, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया गया है। परंतु अभी यहाँ हम लोग को जिला प्रशासन से अभी लिखित कोई आदेश आया नहीं है
और हम लोग को इसलिए उसका अनुपालन हम लोग तभी करेंगे जब हम लोग को लिखित आदेश मिलेगा। कोई आप लोग सतर्कता भी बरत रहे हैं कोरोना? हाँ, बिल्कुल। हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चों लोग को हाथ से साबुन धुलाना, तो जिन लोग को खांसी है उन लोग को थोड़ा 1 मीटर की दूरी का मतलब देना, प्लस अभी हम लोग को पोषण पखवाड़ा भी चल रहा है जिसके अंतर्गत हम लोग डोर टू डोर जाकर के महिलाओं को जागरूक भी कर रहे हैं। उसमें कोरोना वायरस को लेकर के हम लोग उन लोग को जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो ये है यहाँ की पर्यवेक्षिका। इनकी माने तो जो दिशा निर्देश है उसका पालन किया जा रहा है। जो बच्चे हैं यहाँ सावधानियां बरती जा रही है, लेकिन अभी तक आदेश नहीं आया है अधिकृत रूप से। यही वजह है कि आज संचालन हो रहा है। जैसे ही आदेश आ जाएगा विभाग से तो फिर आंगनबाड़ी केंद्र को बंद कर दिया जाएगा। सहयोगी मनोज के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज 18 गया। सासाराम में वज्रपात से 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 सगे भाई हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गिजवाही की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गिजवाही के ही 3 पशुपालक अपने मवेशियों को लेकर पहाड़ की तरफ जा रहे थे। इसी बीच बारिश शुरू हो गई और तेज वज्रपात हुआ, जिसमें झुलसकर घटनास्थल पर ही तीनों की मौत हुई। सूचना मिलते ही ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, साथ ही प्रशासन को भी सूचना दी गई। एक साथ 3 लोगों की मौत पर पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 3 लोगों की मौत हुई है। एक है राजा राम यादव जिनकी उम्र 45 वर्ष और 2 सगे भाइयों की हुई मौत। एक रामचेला और गुरुचेला, दोनों पिता नागा चंद्रवंशी के पुत्र हैं और तीनों एक ही ग्राम के रहने वाले हैं, गिजवाही के रहने वाले हैं। होली का त्योहार खत्म होने के साथ ही ट्रेनों में अब भीड़ बढ़ गई है। अपने घर आए लोग वापस काम पर लौट रहे हैं। गया से दिल्ली जाने वाली महाबोधि एक्सप्रेस एकमात्र ट्रेन है जो गया जंक्शन से खुलती है। ऐसे में ट्रेन में खचाखच भीड़ देखी जा रही है। यात्री परेशान हैं और अतिरिक्त बोगी नहीं होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों ने रेलवे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। हालांकि आरपीएफ की ओर से पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया गया है। कमाने खाने के लिए तो जरूरी है ना, मगर स्पेशल ट्रेन तो आनी चाहिए। अब आप लोग के अनुरोध है, यही कहिए सरकार से कि कुछ और ट्रेन बढ़ाएं और जनरल बोगी ज़्यादा बढ़ा देंगे। बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ध्यान देते हैं कि लोग सीधे में न चढ़े, क्योंकि दुर्घटनाएं चलती गाड़ी में ही चढ़ने से होती है। जब गाड़ी घुसती है, इन करती है प्लेटफॉर्म पे, उसी समय लोग अपना सीट छेकने के लिए लटकते हैं उसमें। उसी को हम लोग रोकने का प्रयास करते हैं। बने रहिए, क्योंकि आगे आपको हम दिखाएंगे जोहार झारखंड।